Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. Guys, please don't forget to like, subscribe to my channel, also hit the bell icon. Coming up is our topic capacity of parties. Capacity of parties two parts में divided है competent to contract under section 11 और sound mind for contracting under section 12. Competent to contract मतलब कौन contract में आने के लिए capable है और उसके second part ये है कि sound mind for contracting. ठीक है. नेक्स्ट इज मीनिंग. मीनिंग क्या है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब पार्टी की लीगल एबिलिटी है, मतलब लॉ से एबिलिटी देता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, तो वो होता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. तो कौन कौन केपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? फर्स्ट इज एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. हम ये टॉपिक्स एक एक करके पढ़ते हैं. एज ऑफ मेजोरिटी. तो कब कहते हैं हम एक पर्सन इज ऑफ मेजर एज या फिर उसने मेजोरिटी की एज अटेन कर लिया है, तब वो 18 साल से ऊपर होते हैं. पहले बिफोर अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और 18 ईयर्स ऑफ एज स्पेसिफाई हो गई, लेकिन पहले यहाँ पे दो एजेस थी, 18 ईयर्स और 21 ईयर्स. लेकिन अब सिर्फ 18 ईयर्स एज को ही हम मेजोरिटी मानते हैं सारे हर एक केस में. ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन 18 ईयर्स का है और अबव तो वो मेजर एज में और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं. लेकिन अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जो 18 ईयर्स से कम का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइनर. और माइनर के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होता है. वॉइड अब इनिशियो में पहले बता चुकी हूँ, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो वो अगर हम किसी भी अग्रीमेंट में आते हैं माइनर के साथ, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अनएनफोर्सेबल होते हैं. इसका केस लॉ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जहाँ पे एक माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया था और उसके बदले में उसने एक लोन लिया था 20,000 रुपीज का. तो जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ था कि सिंस ही इज अ माइनर एंड सो द अग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो एंड इज अनएनफोर्सेबल बाय लॉ. सेकंड इज इसके आगे पोजीशन ऑफ अ माइनर एंड अदर प्रोविजंस. पोजीशन ऑफ अ माइनर कि माइनर की क्या क्या पोजीशंस है इन फॉलोइंग केसेस में, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड अदर प्रोविजंस भी हम आगे पढ़ेंगे. इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? तो ये डिफाइन करते हैं पोजीशन ऑफ माइनर. तो माइनर पार्टनर तो बन सकता है सारे पार्टनर्स की कंसेंट पे, लेकिन वो पार्टनर सिर्फ अगर वो पार्टनर बनते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो वो सिर्फ प्रॉफिट्स ही शेयर करेगा, वो लॉसेस शेयर नहीं करे. तो मतलब ही शैल बी अ पार्टनर ओनली फॉर द शेयर इन प्रॉफिट्स एंड नॉट इन लॉसेस. सेकेंड इज इन केस ऑफ एजेंसी. सो एजेंसी के अंदर एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है. तो माइनर अपॉइंट हो सकता है एज एन एजेंट, तो यस, बट माइनर कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट. माइनर एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता अपने अंडर, दैट इज वो प्रिंसिपल कभी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ वो एक एजेंट जरूर बन सकता है. तो माइनर एक एजेंट बन सकता है, लेकिन उस केस में भी उसके सारे एक्टिविटीज के लिए, उसके सारे एक्शंस के लिए प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होगा. अगर कोई ऐसा एक्शन भी करता है जहाँ पे प्रिंसिपल ने उसको अलाउ नहीं किया वो एक्टिविटी करने के लिए और उससे कोई लॉस हो जाता है थर्ड पार्टी को, तब भी प्रिंसिपल ही उसके एक्शंस के लिए लायबल होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा. इन केस ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, तो गारंटी के अंदर तीन पार्टीज होती हैं. तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि माइनर, पहली बात तो माइनर को लॉ अलाउ ही नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ केसेस हैं एक्सेप्शन केसेस, जैसे यहाँ पे वो पार्टनर बन सकता है, यहाँ पे वो एजेंट बन सकता है. लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी माइनर एक गारंटर नहीं बन सकता, मतलब वो किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता. तो श्योरिटी का जॉब एक गारंटर का जॉब होता है कि वो क्या किया तो मैं पेपर किसी की गारंटी नहीं ले सकता. इन केस ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है या नहीं? तो यस, कंपनी में शेयर होल्डर तो बन सकता है, लेकिन फुल्ली पेडअप होनी चाहिए, तो शेयर्स फुल्ली पेडअप होनी चाहिए. सेकंड, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होना चाहिए कि मतलब ऐसा प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए कि माइनर को आप एडमिट नहीं कर, अपॉइंट एज अ मेंबर नहीं रख सकते अपनी कंपनी का. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं माइनर के अगेंस्ट या प्रोहिबिट करता है माइनर को टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, और फिर भी आप ऐसा एक्शन करते हो, तो वो इलीगल हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अदर प्रोविजंस में जो हमने आगे देखे थे. तो अदर प्रोविजन में फर्स्ट इज अग्रीमेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर. तो अगर आप किसी भी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर होते हो कंप्लीटली वॉइड है, मतलब वो कंप्लीटली वैलिड है, वॉइड नहीं है वो अग्रीमेंट. और सेकेंड, इसमें ये पॉइंट है कि अगर एंड वो इन्फोर्सेबल भी है बाय माइनर, तो लॉ उसको इन्फोर्स करते हैं. तो अगर माइनर ने अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी एक्शंस परफॉर्म कर दी हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दी हैं और सामने वाली पार्टी ने नहीं करी है, तो उस केस में माइनर उसको इन्फोर्स करवा सकता है बाय लॉ.
रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रिस्टोर, रिस्टोर करना। तो इसका मतलब होता है कि गिविंग बैक टू अ थिंग टू हु ओन्स इट, मतलब जिसकी वो चीज़ है उसको वापस वो चीज़ देनी। तो इस केस में क्या है कि अगर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट में आते हो तो रेस्टिट्यूशन, माइनर के साथ अग्रीमेंट में आते हो और तो कोर्ट यहाँ पे आपको रिलीफ ग्रांट करता है, कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू अदर पार्टी इफ माइनर हैज एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो माइनर ने अग्रीमेंट में एंटर हुआ बाय मेकिंग एनी मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको मिस रिप्रेजेंट करके माइनर आपके साथ अग्रीमेंट में आया था, आपको नहीं पता था कि वो सामने वाली पार्टी जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं वो एक माइनर है, और आपके पास ऐसी कोई भी वजह नहीं थी ये मानने की कि वो माइनर माइनर नहीं है, आपको अच्छे से यकीन था कि वो मेजर ही है, लेकिन लेटर ऑन आपको पता चलता है कि वो माइनर है। तो उस केस में कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट करता है। सेकेंड, कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा अगर आपको ये बात पता थी कि वो माइनर है और फिर भी आप उसके साथ अग्रीमेंट में आते हो। थर्ड, और अगर आपको कोर्ट ग्रांट रिलीफ करता है जहाँ पे आप मिसरिप्रेजेंट हुए बाय द माइनर, तो उस केस में रेस्टिट्यूशन शैल बी मेड ओनली टू द एक्सटेंट एज द एस्टेट ऑफ माइनर हैज बीन बेनिफिटेड। मतलब कि आपको जो भी लॉस हुआ है आपने वो क्लेम किया कोर्ट से, कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट करेगा, लेकिन आपको कोर्ट रिलीफ उतनी ही एक्सटेंट तक ग्रांट करेगा। पहली बात तो माइनर कभी पर्सनली लायबल नहीं होता। सेकेंड, आप उसकी प्रॉपर्टी में से सिर्फ उतना ही रिलीफ ले सकते हो जितना माइनर को इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से बेनिफिट हुआ है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड आप नहीं ले सकते, रिलीफ कोर्ट आपको ग्रांट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही था कि ओनली टू द एक्सटेंट एज द स्टेट ऑफ द माइनर हैज बीन बेनिफिटेड, जितना माइनर को बेनिफिट हुआ है उतना ही आप अपना क्लेम ले सकते हो, उतना ही आप अपना रिलीफ ले सकते हो। इसका एक केस लो था खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, उसमें यही बात थी जो कोर्ट ने डिक्लेयर करी थी कि रिलीफ ग्रांट हो सकता है, बट अगर आपको उस बात की नॉलेज थी कि सामने वाला पर्सन माइनर है तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अप इज रैटिफिकेशन बाय माइनर। तो माइनर रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना, कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुई है लेटर ऑन आप उस ट्रांजैक्शन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं हम रैटिफिकेशन। तो माइनर कैन नॉट रैटिफाई एनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन, किसी प्रीवियस ट्रांजैक्शन को ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, मेजर होने के बाद 18 साल से ऊपर होने के बाद वो उस ट्रांजैक्शन को रैटिफाई नहीं कर सकता। अगर फिर भी ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वॉइड होगा। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ गार्जियन, कितनी कोई भी एक्शन अगर माइनर ने किया है तो उसके लिए उसके गार्जियंस या उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं होंगे। नेसेसिटीज सप्लाई टू अ माइनर एज पर सेक्शन 68, अगर किसी भी सिचुएशन या किसी भी सर्कमस्टांसिस में माइनर को कुछ नेसेसिटीज सप्लाई हुई है या फिर कोई पर्सन है जो डिपेंडेंट है माइनर पे, आपने उसको नेसेसिटीज सप्लाई करी है तो वो कंप्लीटली वैलिड है और माइनर वो इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट होगा, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो नेसेसिटीज यहाँ पे कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए? नेसेसिटीज वही होती हैं जो 5 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल, यही सब नेसेसिटीज होती है। तो अगर आपको इन चीज़ों में से कोई भी नेसेसिटी आप माइनर को सप्लाई करते हो तो वो कम्प्लीटली वैलिड है, और लेकिन उसके लिए भी माइनर कभी पर्सनली लायबल नहीं होगा, आप उसके स्टेट से ही ले सकते हो जो आप ले सकते हो। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पहली बात कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो वो वॉइड होता है, लॉ ने उसको बोल रखा है वॉइड है। तो अगर आप कभी भी डिमांड नहीं कर सकते माइनर को फॉर परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस बताई होती हैं कि आपको ये एक्ट करना है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है। तो जब आप फॉर्मेशन के बाद एक्चुअली उस चीज़ को परफॉर्म करते हो, अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करते हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये कहते हैं कि जो अदर परफॉर्मेंस वो माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सेक्शन 12। तो लॉ की क्या डिमांड है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कंप्लीटली साउंड होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटली साउंड। तो अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ, दो केसेस हैं, उसकी कैपेसिटी है टू थिंक एंड अंडरस्टैंड एंड टू मेक रीजंस, वो सोच समझ सकता है, हर चीज़ को वो लॉजिकली सोच सकता है, समझ सकता है, रीजंस कर सकता है। सेकंड, ही इज एबल टू मेक रैशनल जजमेंट्स, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझ सकता है और सही गलत का फैसला भी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड। तो कौन कौन से केसेस हैं जो लॉ ने बताया है कि फर्स्ट इज एन इडियट, सेकंड ल्यूनेटिक,
थर्ड ड्रंकन, फोर्थ हिप्नोटाइज्ड। तो हु इज एन इडियट? एक पर्सन को हम इडियट तब बोलते हैं जब उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है फ्रॉम हिज और हर बर्थ। मतलब वो जब से बॉर्न हुआ है तब से उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको हम बोलते हैं इडियट। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक पर्सन वो होता है हु बिहेव्स इन अ वेरी स्ट्रेंज और डेंजरस मैनर। मतलब अपने ल्यूसिड इंटरवल्स में, बीच बीच में इंटरवल्स में वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं दौरे पड़ते हैं किसी किसी को, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूनेटिक। कभी कभी बीच बीच में उसको ऐसा होता है कि वो बहुत ही वायलेंट रिएक्ट करता है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं ल्यूनेटिक। तो अगर कोई पर्सन अपने ल्यूसिड इंटरवल्स में, ल्यूसिड पीरियड में, जिस वक्त उसको दौरे पड़ रहे हैं, आप उस टाइम पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। थर्ड इज ड्रंकन, ड्रंकन एंड फोर्थ इज हिप्नोटाइज्ड। तो अगर कोई पर्सन हिप्नोटाइज है, किसी और के वश में है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो स्टेज में ही नहीं है कि वो सही गलत को समझ सके। और ड्रंकन में भी यही सिचुएशन है। तो मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे कि साउंडनेस ऑफ अ पर्सन में ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय एनी डिजीज। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि यही 4 केसेस हैं, अगर इन 4 केसेस में कोई नहीं लाई करता तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो एक ऐसी स्टेज में हो, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जब वो जेन्युइनली समझ नहीं सकता केसेस को, लेकिन वो इन 4 केसेस में भी फॉलो नहीं कर सकता। हो सकता है कोई इतना बीमार हो कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, या वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को, कॉन्ट्रैक्ट की, समझ सके। तब भी हम बोलेंगे कि पर्सन अनसाउंड माइंड का था एंड वो केपेबल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। इसका केस लॉ इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर धारी सिंह है। दिस केस ऑल्सो भी सेम ही बात बताई थी कोर्ट ने कि एक पर्सन को था, बहुत ज़्यादा हाई फीवर था एंड वो ड्रंकन भी था। तो अगर आप उसके साथ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल है, क्योंकि वो पर्सन इस स्टेज ऑफ माइंड में ही नहीं था कि वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ सके। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। तो लॉ वही बात रिपीट करी गई है कि रिक्वायरमेंट क्या है लॉ की। तो लॉ की रिक्वायरमेंट वही है कि पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए, अगर होना है तो। और सेकंड, ल्यूनेटिक के केस में ये बोला है कि जिस इंटरवल पे वो अपने साउंड माइंड में है, उन इंटरवल्स में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, बट जहाँ पे वो अनसाउंड माइंड का है वहाँ पे अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कम्प्लीटली वॉइड है। बर्डन ऑफ प्रूफ ये कहते हैं कि अगर आप अनसाउंड माइंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, तो लेटर ऑन अगर इस बेसिस पे कोई डिस्प्यूट होते हैं, तो प्रूव करने का, ये कि सामने वाला पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो ये प्रूव करने का जो बर्डन है वो आपके ऊपर है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, और जब मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में आया था तो वो साउंड माइंड का था, और अब वो उसके बाद में हो गया। मतलब आप ये कॉन्ट्रैक्ट में आए, उस वक्त वो साउंड माइंड का था, लेकिन बाद में वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो कोर्ट बाद में वो ये ऑब्वियसली ये बोलेगा ना, बैक ऑफ करेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया था। तो कोर्ट में जाकर आपके पास ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जब मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया था तो वो कम्प्लीटली साउंड माइंड का ही था एंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड का मतलब है कि कौन कौन से पर्सन को लॉ क्वालिफाई नहीं करता टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इज अ कंपनी। वैसे तो कंपनी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस भी है, और वो एक लीगल पर्सन भी है, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो वो अपने नाम में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है जो उसके ऐसे पॉइंट्स पे, मतलब ऐसे बेसिस पे जो उसको ऑब्जेक्ट क्लॉज उसको अलाउ नहीं करता, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज उसके मेमोरेंडम में है, अगर आउटसाइड अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वॉइड है, वो इलीगल है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपने डेट्स को पे करने के लिए केपेबल नहीं है। तो अगर किसी पर्सन को क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मतलब होता है आउटसाइड अ फॉरेन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमारा अचानक से वॉर हो जाता है, वॉर की सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट थे तो वो तो तब तक सस्पेंड हो जाएंगे जब तक वॉर खत्म नहीं होता, और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स में आप तभी एंटर हो सकते हो जब वॉर खत्म हो जाता है। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब होता है कभी किसी पर्सन के क्राइम की वजह से आपने उस कोर्ट ने उसको पनिश किया है, तो जब कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी पर्सन को उसके ऑफेंसेस के लिए पनिश किया है तो वो डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ। मतलब वो उस टाइम पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता अनटिल उसकी कन्विक्शन जो पीरियड है, मतलब अगर उसको 10 साल की सज़ा हुई है या 6 महीने की सज़ा हुई है, तो जब तक वो पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हो।
That's all for today. I hope you liked my video. Please do subscribe to my channel, hit the bell icon. Thank you. Bye bye.